नमस्कार, खेल हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खेल हरियाणा के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात ताइक्वांडो प्लेयर रजिया बानो से, जो मेवात से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने देश के लिए 25 से ज्यादा मेडल्स लेकर आ गई, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आज खेल हरियाणा में इन्हीं की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक समय था जब लड़कियों को खेलने की तो क्या, घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगा और लड़कियों को जब मौका मिला उन्होंने खेलों में कमाल कर दिया। लोगों की सोच तो वक्त के साथ साथ बदलती चली गई, लेकिन उन सरकारों का क्या जो वक्त के साथ बदली तो, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कोई कमाल नहीं हो पाया। आज खेल हरियाणा में बात एक ऐसी ही ताइक्वांडो खिलाड़ी रजिया बानो की, जिनके इरादे चट्टान से भी पक्के हैं, हौसले फौलादी हैं और अपने काम के लिए जुनून भी है, जिसके लिए वो हर पल कड़ी मेहनत करती हैं। सबसे पहले तो रजिया, कितना मुश्किल ये रहा, ये पूरा सफ़र मेवात जैसे इलाके में आप हैं जहाँ विकास दूर दूर तक कहीं है नहीं, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ वाले को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। और रहा ताइक्वांडो का सवाल, तो ताइक्वान जो भी मेरे कोचेज़ और भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सब लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं इस चैनल पे आ रही हूँ और चैनल वालों का बहुत बहुत इनको बोलती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है और अभी कर रहे हैं। सो अब पूछ सकती हैं मैम आप। बिल्कुल। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ रजिया, कितनी मेहनत इसमें थी, कितना संघर्ष इसमें था? मैम बहुत संघर्ष और मेहनत की है मैंने इसमें। 2010 से मैंने स्टार्टिंग किया है। 2010 से स्टार्टिंग करने के बाद 11-12 में खेलना स्टार्ट किया और संघर्ष के पीछे मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल रहा है और मेरे गांव वालों की दुआएं हैं मेरे साथ। और ताइक्वांडो की स्टार्टिंग मैंने ताउडू से ही की, जिला मेवात से मैंने इसकी स्टार्टिंग की है। और दूसरा यहाँ से मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से मैं फ़र्स्ट टाइम खेली थी, जिसमें मैंने स्वर्ण पदक जीत के अपने मेवात का नाम पहली बार रोशन किया था। पहली बार खेला और पहली बार में ही स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। लेकिन सबसे पहले ये कहाँ से शुरुआत हुई रजिया? कैसे सोचा इस इलाके में जहाँ इतना लड़कियों को भी इजाज़त दी नहीं जाती आगे बढ़ने की, तो ये खेल कैसे चुना? स्टार्टिंग मैंने यहीं ताउडू से की थी, क्योंकि ये मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस जनरेशन में अगर हम सेल्फ डिपेंड हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हम लोग सेल्फ डिपेंड हैं अपने ऊपर। तो मैंने इस गेम की शुरुआत यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से ही की थी। जो मेरे एक कोच थे, मतलब राजेश नाम था उनका। उसके बाद मैं KLP कॉलेज में मैंने एडमिशन हुआ रेवाड़ी के अंदर। वहाँ पे एक कोच थे दीपचंद यादव, तो वो कराटे के यही वाले स्टेप बताते थे, तो मैंने देखा कि ये ताइक्वांडो ही हो रहा है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे प्रेरणा कहाँ सेल्फ डिफेंस से मिली? मतलब देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्राइम्स लड़कियों के लिए बढ़ रहे हैं, तो ये भी दिखाया जाता है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, बाकायदा उसके लिए ट्रेनिंग्स भी बहुत होती है। तो क्या वहीं से ये आइडिया माइंड में आया? जी हाँ, वहीं से ये आइडिया आया। और दूसरा ये भी था, मुझे अपना नाम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी मैं। वैसे बहुत सारे गेम्स है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है और बहुत सारे गेम्स हैं, मैं कुछ हटके करना चाहती थी, तो फिर मैंने इस गेम को चुना। तो रजिया, आप बता रही थी जैसा कि आप चाहती थी सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हर लड़की को ये आना चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है और वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पाती। तो वो एक इंस्पिरेशन आपके लिए थी, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, फिर आपके कोच ने कैसे आपको सिखाना शुरू किया? मैम कोच तो सभी को ट्रेनिंग देते थे और उसमें से एक मैं भी ऐसी खिलाड़ी थी जो मैं ट्रेनिंग लेती थी। चुपचाप से अगर मुझे मारते थे तो मैं पिटती थी और हंसते थे तो हम लोग हंसते थे। और फर्स्ट जो था मेरा कोच, मुझे अच्छी ट्रेनिंग कराने के लिए उसने मेरे अंदर जज्बा देखा। ऋषिकेश के पहाड़ों में रनिंग करना, एक्सरसाइजेस करना, किकिंग करना, ये सब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। देन उसके बाद मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छा लगा कि मैं अमृतसर नेशनल के लिए सिलेक्ट होकर जा रही हूँ TFI की टीम से। और मतलब बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। ऑलमोस्ट मेरे विलेजेस, मेरे गांव वाले सब लोगों की दुआएं, ऑलमोस्ट मेरे मम्मी पापा के अलावा सबकी दुआएं मेरे साथ थी। तो मैं वहाँ से मेरा होट एक्चुअली किक की वजह से कट गया था, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे फिर भी मैंने स्वर्ण पदक जीता। वो फाइट आपने बताया जिसमें आपका होठ तक कट गया था, आपको काफ़ी चोट उसमें लगी थी, फिर कैसे जीती? एक पल के लिए लगा कि नहीं हार जाएंगे बस, अब और मुझे एक नहीं? पल के लिए, क्योंकि मेरे सिर्फ दो ही पॉइंट कम थे, क्योंकि मैं राउंड किक मार रही थी, तो उस लड़की मेरा पैर जो था मूव हो गया और मैं गिर गई मैट पर। गिरने के बाद उसने मुझे स्लैप किक मारा, तो मुझे होठ पे लग गया और
मेरा एकदम मेरा वाइट ड्रेस एकदम रेड हो गया। देन उसके बाद बस सिर्फ एक पॉइंट से ही मैं जीत पाई इस नेशनल के अंदर। देन मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ। तो वो खुशी कैसी थी जब आप सेलेक्ट हो गए इसमें? तो वो खुशी तो ज़रूर हद से ज़्यादा होगी। जी बहुत खुशी थी, बट लग गई थी तो दुख भी था थोड़ा सा कि बहुत लग गई है मुझे। लेकिन उस खुशी के सामने ये दुख कुछ भी नहीं होगा। जी थाईलैंड के लिए सिलेक्शन हुआ, बैंकॉक में खेलने के लिए गई। आफ्टर 2 या 3 मंथ्स बाद मैं खेलने के लिए गई, तो फिर बहुत अच्छा लगा। और भी दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर्स के साथ खेला होगा। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आज तक आपकी लाइफ का? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स हुए थे मुंबई के अंदर, जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और खेलने की प्रेरणा दी गई थी। मेरे कोच ने मुझसे कहा था, बेटा इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया को हराना नहीं है। चाहे मैं लोकल गेम खेल रही हूँ, चाहे मैं ओरिजिनल गेम खेल रही हूँ, गेम होता है। मैं वो चीज़ नहीं देख रही कि मेरे पीछे कौन है, कौन बैठा है, कोई नहीं। मेरे पीछे मेरा गुरु बैठा था, मेरे पीछे सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। उन्होंने मुझसे बोला कि ऑल द बेस्ट। मैंने जर्मनी की खिलाड़ी को हराया, भूटान की खिलाड़ी को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को हराया, चीन को हराया, कोरिया को हराया, ईरान को 16-3 से मैंने हराया। देन उसके बाद मैं विन हो गई। 16-3 से हराया आपने ईरान की खिलाड़ी? जी हाँ। तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार 16-3 से मैंने फाइट जीत ली है। एक्चुअली मैम जब मेरे 12 पॉइंट हुए थे, किकिंग मारते मारते मैं एकदम बिल्कुल एकदम मतलब मैं घबरा गई कि मैं अब क्या करूँ। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, मुझे बहुत चक्कर आ रहा था, मैं अब क्या करूँ। और मुझे इंटरनली बहुत लग गई थी, एब्स में भी बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे कोच ने कहा कि बेटा सिर्फ तुझे 7 पॉइंट लेना है। अब तो ये 7 पॉइंट अपनी ज़िंदगी को जीत कर लेती है कि हार कर लेती है, ये तेरे लिए, ये समझ ले कि तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइट तेरे लिए यही है। तो चक दे फिल्म के डायलॉग की तरह? जी हाँ बिल्कुल। बट मेरे साथ एक वहाँ पे नाइंसाफ़ी होने वाली थी जो वो रुक गई। अगर मैं नहीं बोलती तो वो मेरे साथ हो जाता, क्योंकि उन्होंने ईरान वालों ने ये बोला था कि हर बार ट्रॉफी हम लोग लेके जाते हैं, और मुझे कोई ये नहीं था कि मैं लेके जाऊंगी। और उसके बाद मुझे बेस्ट फाइटर का अवार्ड दिया गया। वहाँ के जर्मनी के कोचेस आए हुए थे, सबसे हमसे हैंडशेक हुआ, सबने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और ऑल द बेस्ट भी बोला, फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ मतलब दुआएं दी। बहुत अच्छा लगा मुझे वो फाइट, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी फाइट रही है मेरी। क्या वहाँ पे भी कुछ सीखने को मिला? जैसे आपने बताया कि ईरान के खिलाड़ियों ने बोला कि नहीं हम ही लेके जाते हैं, हर बार ट्रॉफी हम ही लेके जाएंगे, तो क्या उससे और ज़्यादा बूस्टअप हो गए आपके? नहीं इतना चैलेंज दे रहे हैं मुझे, हमें हरा के दिखाऊंगी। हाँ मैं डर गई थी, मुझे ट्रॉफी लेने का कोई इतना वो नहीं था। मैं ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, पर ये ट्रॉफी का कुछ अलग ही अंदाज था। एक इतना बड़ा उसके अंदर मतलब हीरे की तरह कुछ डायमंड का था, वो बहुत अच्छा था। मेरी नज़र थी उस पर कि हाँ ये मुझे मिले, और देखो अल्लाह की कुदरत है, मुझे मिला वो। और इंशाल्लाह इस तरीके से मैं ओलंपिक में सपोर्ट अपना करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करे और सब लोग मुझे सपोर्ट करें। अभी तक ना मुझे गवर्नमेंट कोच प्रोवाइड किया गया है, ना स्टेडियम प्रोवाइड किया है। जहाँ मैं अभी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे अफगानिस्तान के कोचेज़ हैं, वहाँ मेरी साकेत में प्रैक्टिस होती है, पीस ताइक्वांडो अकेडमी है उधर मुझे 5000 पे करना पड़ता है, रेंट का 5000 पे करना पड़ता है। प्राइवेट जॉब करती हूँ, स्टेडियम जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब मैं ही करती हूँ। तो फिर गवर्नमेंट बहुत संघर्ष है, क्योंकि आप गांव में रहती हैं, यहाँ पर इतने संसाधन नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ा दिल्ली, आप वहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी कर रही हैं ताकि जो ये खर्चे हैं छोटे मोटे कम से कम ये चल जाएं, घर वालों से इसके लिए पैसे मांगने ना पड़े। जी मैम, मैं एक्चुअली ये मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, प्लॉटीज बेच दिए अपने, हम खुद रेंट पे रहते हैं इस वक्त तावड़ू के अंदर। और दूसरा मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे पापा ने अभी तक अपने लिए मकान नहीं बनाया है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। और अभी आने वाली गवर्नमेंट से, अभी जो आई है बीजेपी गवर्नमेंट से, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे लिए सपोर्ट करें। जैसे वो सब खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान देती हैं, जॉब देती हैं, कुछ भी देती हैं, मुझे कुछ करें ताकि मुझे रहे कि मेरे लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया है थोड़ा बहुत। यानी कि कुछ नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे सम्मानित किया था, सम्मान पत्र देते हुए उन्होंने मेरे सामने योगा दिखाने वाले को, जिसके पास ना मेडल ना सर्टिफिकेट, उसको नौकरी पे रख दिया और मैं रोती रह गई। 26 जनवरी जब फर्स्ट टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फ्लैग सेरेमनी करने आए थे मेवात के अंदर, 5 साल में एक बार वो फ्लैग सेरेमनी करने आए थे, बट उन्होंने मुझे मायूस छोड़ दिया, एक लड़की को मायूस छोड़ दिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे मेवात से और भी लड़कियाँ निकलेंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ नहीं, उनको तो फिर घर में बिठा लिया जाएगा। रज़िया ताइक्वांडो में करीब 25 से ज्यादा मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं, साथ ही इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड तक जीत चुकी हैं। लेकिन रज़िया पिछली सरकार में भी अनदेखी का शिकार हुई और इस सरकार में भी कुछ ऐसा ही इसके साथ हो रहा है। अपने 5 भाई बहनों में से रज़िया सबसे बड़ी हैं। गांव में जब भी आती हैं तो अपने छोटे भाई के साथ ताइक्वांडो करती हैं ताकि वो भी उनकी तरह एक बेहतर प्लेयर बन सके और उनकी तरह देश का नाम रोशन कर सके।
रजिया गांव के लड़कों के साथ भी फाइट करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। देखिए कैसे यहाँ रजिया गांव के एक लड़के को कांटे की टक्कर दे रही हैं। रजिया के लिए उसके माता पिता ने अपना घर तक बेच दिया और एक किराए के मकान में रहने लगे। रजिया बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, काफ़ी संघर्ष किया आज जिस मुकाम पर हैं, लेकिन हम उसके घर के बाहर इस वक्त हैं। घर के अंदर चलते हैं, रजिया के माता पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मुश्किलें आई उनको रजिया को आज इस मुकाम पर पहुंचाने की। चलिए। हम जब घर में गए तो रजिया ने अपने जीते हुए तमाम मेडल्स हमें दिखाए, जिन्हें देख के ना सिर्फ रजिया को नाज होता था बल्कि खुशी में रजिया 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी। लेकिन अब रजिया को लगता है कि ये सब बेकार है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। कि इंडिया से निकलकर मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। मेवात से निकलकर आप थाईलैंड चले गए, वहाँ पे लोग यही चीज़ है कि मेवात से निकलकर बस यही चीज़ मुझे खा जाती है अंदर से कि सब लोग मुझे बोलते हैं मेवात से हो, मेवात से हो। और सबके बाद ये सर्टिफिकेट्स आपको मिले, बस सरकार से नौकरी तक नहीं मिली, कुछ और हेल्प भी नहीं मिली, तो कैसा फील होता है? क्या इन सर्टिफिकेट्स को देख के ये सेटिस्फैक्शन होती है कि लाइफ में कुछ किया, या लगता है कि वेस्ट है ये? थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो होता है कि मेहनत किया है तो चलो ठीक है कुछ है मेरे पास, पर एक तरफ सोचा जाए कि पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो उसको देखकर तो लगता है ये तो सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। तो आपको भी ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कागज़ के टुकड़े ही हैं? जी बिल्कुल। ये फर्स्ट साउथ एशियन जो मास्टर चैम्पियनशिप 2013 एंड 14 में आपने जी फर्स्ट प्लेस हासिल की। जी। इसके बाद यहाँ पर भी आपने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स मुंबई में ये कॉम्पिटिशन हुआ था। जी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था मुंबई जब ये गए तो? बहुत मेवात अच्छा से निकल के मुंबई। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा था ये भी एक्सपीरियंस। इतने सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं और न्यूज़पेपर्स में बहुत कटिंग्स हैं आपकी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजिया ने जीता एक और स्वर्ण। कैसा लगता है ये सब देख के? लगता है कि कुछ चलो शोहरत तो मिल रही है, कुछ लोग तो पहचानते हैं। जी बिल्कुल। ये तमाम मेडल्स, ये सर्टिफिकेट्स, ये ट्रॉफीज, ये सब यूं ही हासिल नहीं किया रजिया ने। इसके पीछे थी कड़ी मेहनत और संघर्ष। हर बार ये कहता है कि हम लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, हम हर किसी खिलाड़ी को बेहतर व्यवस्था देंगे ताकि खिलाड़ी खेल सकें। लेकिन रजिया का दर्द आप सुन रहे थे, ये दर्द सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? रजिया क्या चाहती हैं कि वो इस खेल में आगे क्या कुछ करें? सरकार से कितनी मदद मिलनी चाहिए? सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के उस पार। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खेल हरियाणा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रजिया अब भले ही दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ ताकि वहाँ पर बेहतर कोचिंग ले सके, लेकिन गांव में भी ये प्रैक्टिस हमेशा करती रहते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और शायद रजिया भी इस गेम में इतनी परफेक्ट होनी चाहती हैं। एक पल वो भी था जब रजिया ने सोचा कि अब सब बंद करती हूँ, ये फाइट, ये खेल, इस सब में कुछ नहीं रखा। लेकिन फिर भी उन्हें हर पल ये उम्मीद थी कि शायद कुछ बदल जाए, सरकार उनके हुनर की कदर करे और उन्हें वो मंजिल मिले जिसका इंतजार ना सिर्फ रजिया को है बल्कि पूरा परिवार, गांव के लोग और मेवात के बाशिंदे इसकी राह देख रहे हैं। लेकिन अफसोस वो पल आज तक नहीं आ सका। रजिया से मिलने जब हम उनके गांव छरोरा पहुंचे तो यहाँ पर लोगों का तांता सा लग गया। लोग यहाँ पर इस उम्मीद से एकजुट हो गए कि उन्हें लगा कि शायद अब रजिया को कोई मदद सरकार की तरफ से भी मिल सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं इस उम्मीद से कि शायद अब सरकार की तरफ से जो अब तक नहीं मिली है कोई भी मदद, रजिया को वो मिल सकती है। पूरे परिवार भी यहाँ पर हैं, लेकिन गांव के सरपंच हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर। रजिया ने इतना नाम रोशन किया है इस गांव का, क्या कोई अब तक मदद मिल पाई है सरकार से? नहीं कोई मदद मिली अभी तक। जैसे मान लीजिए इतने बड़े मेडल लिए हैं और पढ़ी लिखी है वो तरीका से, और हर जगह गई है, हर 100 मेडल लिए हैं और फिर भी कई तरीके की कोई मदद नहीं मिली आज तक। आपने अपने लेवल पे कोई कोशिश की? हमने कई दफ़ा पहले भी एक दो दफ़ा कोशिश करी है, लेकिन उसमें कोई ना हमें कामयाबी नहीं मिली। क्या कोशिश की आपने? जैसे एक दो दफ़ा ऐसे मीडिया वाले के पास और इधर उधर गए हैं, जो भी इनने पूरी मंत्रियों के पास गए हैं, हर जगह। कौन से मंत्री के पास गए आप? आफ्ताब के पास गए हैं और जो भी इंद्रजीत के पास गए, जो भी 2-4 हैं उनके पास, सबके पास गए, लेकिन किसी ने कोई इसमें मदद नहीं करी। किसी ने
हाँ, इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ इसमें। गांव के सरपंच भी ये कहते हैं कि जितनी मेहनत रज़िया ने की है उस मेहनत का वो फल नहीं मिल पाया, और शायद यही बात पूरा गांव भी कहता है, पूरे गांव के लोग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से मंत्रियों के पास भी ये गए, पिछली सरकार की भी कोशिश की, इस सरकार में भी कोशिश कर ली है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। गांव वालों को तो उम्मीद है ही, लेकिन उनके माता पिता रज़िया की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए ताकि बेटी देश के लिए कुछ कर सके। पिता ने अपना घर बेच दिया, लेकिन अभी तक उनकी बेटी को वो मुकम्मल जहां नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार है। आंटी, आपने रज़िया को इतना सपोर्ट किया, एक ऐसा गेम रज़िया ने चुना जिसके बारे में यहाँ के लोगों को भी शायद पता नहीं होगा, हरियाणा में भी उतना उसको लेवल वो नहीं मिला, तो वो कैसे आपने हाँ बोला, कैसे कहा कि ठीक है अगर बच्ची ये करना चाहती है तो इसके साथ हैं हम? ये बेटा मेरी जो बच्ची जो थी तो इस कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज में इसने हमसे बिना पूछे ही ये गेम चालू कर दिया। इसके बाद में मेरे पास में खबर आई थी कि आपकी लड़की गेम में है। फिर मैंने कहा मैंने बेटा कहीं लग जाएगी, ऐसा गेम कोई मत खेलो जो जिसमें आपको नुकसान हो। तो नहीं मानी, ये जिद करके ये अपना गेम खेलती रही। फिर हमें पता लगी कि थाईलैंड जाना मुझे, मेरा पासपोर्ट बनवा दीजिए। मैंने पासपोर्ट के लिए भी जैसे तैसे करके, मैं बीमार थी फिर भी मैं पासपोर्ट बनवाने चली गई थी, सर्दी का टाइम था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो मैंने पासपोर्ट बनवाया। तो फिर उसके बाद मैं थाईलैंड गई, मुझे खुशी भी हुई थी, मेरी बेटी जहाज़ से जा रही है, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो मेरी बेटी जहाज़ से गई, फिर जहाज़ से ही आई थी, जब मेरे लिए वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके आई तो बड़ी खुशी हुई। यहाँ से गोल्ड जैसे भी ब्राउन्स मेडल जीत के आई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चल ब्राउन्स तो आया। तो 2-4 मेडल ये लाती रही इधर उधर से, तो मुझे बड़ा महसूस ऐसा हुआ था कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ मैं अपनी बेटी के लिए। तो मैंने ये सोचा कि भाई चलो मेरी बेटी पे जो जिसने भी रास्ता मुझे बताया है, जो मीडिया है, जो जैसे मीडिया है, उन्होंने मुझे बताया रास्ता कि भाई ऐसे ऐसे तुम वहाँ जाओ, और यहाँ पे सबने सपोर्ट किया कि तुम ऐसे हुड्डा के पास में वहाँ ऑफिस में जाओ। ऑफिस में काफ़ी टाइम तक मैं डोली, मेरे पैर में इतने मोटे मोटे छाले हो गए थे, और रो के मैं परेशान हो गई थी, मैं थक चुकी थी। मतलब अब मैं अपनी बेटी को ये गेम नहीं खिलाऊंगी कि यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, धक्के मार के बाहर कर देते हैं, धक्के मार के बाहर कर देते हैं दफ्तरों से, बाहर कर देते धक्के वहाँ से ऑफिस में से। किसके ऑफिस में गए थे आप जब ऐसा हुआ? हुड्डा ऑफिस में गए थे, तो उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला? हाँ, जो उसके कर्मचारी थे, जो भी गार्ड वगैरह थे, उन लोगों ने बोला कि यहाँ कोई नौकरी वोकरी का वो नहीं है, यहाँ बहुत भीड़ है, मीटिंग चल रही है, ये और वो, मतलब ये कह के टाल दिया। जो कि हमारे सामने से और बच्चे भी जा रहे थे अंदर, और उनके माता पिता भी जा रहे थे, और हमको अलग कर दिया गया। क्यों, किस लिए? कोई तो हम बिछड़े इलाके से इसलिए नहीं, ठीक है, मैं हार के आ गई। उसके बाद में फिर हम आफ्ताब के पास में गए, आफ्ताब ने भी जवाब दे दिया था, भाई इसका लड़की का तो फ्रॉड गेम है। फ्रॉड गेम कह दिया? फ्रॉड गेम है, बिना सर्टिफिकेट जी, देखे, बिना कुछ देखे जी, ना सर्टिफिकेट देख लिए थे उन्होंने, फिर भी मतलब कि एक जगह वहाँ पे चंडीगढ़ बुला लिया था, चंडीगढ़ बुला करके वहाँ पर भी मतलब ये सब कहलवा दिया कि नहीं फ्रॉड है। हमारे फ्रॉड है तो होते थे, ग्रेडेशन कैसे हो जाती? जो स्पोर्ट ऑफिस है वहाँ से ग्रेडेशन होके आई है ये। तो ये तो गवर्नमेंट ने किया, ये आप लोगों ने नहीं किया? हमने नहीं किया कुछ भी। इसके बाद में फिर अब इस साल में जो मोदी साहब की इस क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार है, हम उसमें भी हम घूम फिर रहे हैं। अभी 1.5 महीना से मैं भी घूम रही हूँ, चंडीगढ़ 2-3 चक्कर काट दिए हैं। खट्टर साहब है, उनके लिए भी मैं फ़ाइल दे के आई हूँ, उनके जो पीए हैं वगैरह हैं जो भी है, हम उनके लिए फ़ाइल दे के, मुझे नहीं पता उन तक फ़ाइल पहुँची है नहीं पहुँची है। बाकी मैं इधर उधर मैं वहाँ पे भी गई हूँ, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं अम्बाड़ा गई हूँ, वहाँ पे भी वो अनिल विज भी नहीं मिल पाए हैं। अच्छा, अनिल विज से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी कोठी से वापसी आ गई थी, कहीं बाहर गए हुए थे। अच्छा, तो आपने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, हर जगह आप भी साथ ही जाते होंगे इनके, तो कितनी तकलीफ होती है सब इतना सब कुछ होने के बाद? साथ तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं थोड़े पैरों से परेशान हूँ, मेरे पैरों में सूजन, बीमार हूँ मैं, सूजन रहती है, इसलिए मुझ पर ज़्यादा तो डोला नहीं जाता, ज़्यादा कर यही जाती है। घुमाते फिराते रिक्शे में लेके जाती हूँ मैं इनको, क्योंकि अकेला नहीं जाया जाता, इसलिए ये मेरे पैर इतने सूज जाते हैं, ये पैर भी, इनके भी पैर सूज जाते हैं, मेरे पैर भी सूज जाते हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि हाँ मेरी बेटी को कोई तो सरकार आके इंसाफ दे, पर किसी ने भी इंसाफ नहीं दिया।
अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है इस सरकार में भी। हम तो इस सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। ये बहुत कुछ संघर्ष किया। रज़िया बता रही थी आपने ज़मीन अपनी बेची, कुछ गहने बेचे आपकी पत्नी ने रज़िया के लिए। वो कितना मुश्किल था और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ अब तक। नहीं नहीं, ये तो अपना फर्ज होता है, गहने बेचना, अपने बच्चों के लिए अपने करियर बनाना, ये तो अपना फर्ज होता है। चाहे हम भी जाएं अपने बच्चों के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे तो। पर मेरे बच्चे की जो इंसाफ के लिए जो हम दुहाई कर रहे हैं, जो मेरे बच्चे आगे शादी भी करनी है, उसके लिए कोई नौकरी के लिए बस हम यह कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश है हमारी कि ये बीजेपी सरकार हमारे लिए कुछ करे। आप एक पिता हैं, एक पिता भले ही ज़्यादा कुछ ना कहें लेकिन दिल में बहुत सी बातें चल रही होती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद हमें सरकार से कि हमें न्याय मिलेगा, जो भी इसका हक है वो इसको मिलेगा। जैसे भी खेली है अब तक, इंशाल्लाह उम्मीद है सरकार से कि इसको नौकरी मिलेगी। आप चाहते हैं कि ये समय बदल जाए, अपनी खुद की ज़मीन बेच के आप यहाँ किराए के मकान पे रह रही हैं, सब कुछ रज़िया की खुशी के लिए कर रही हैं, अपने खुशी के लिए कर रही हैं। जी, मैं अपनी रज़िया के लिए खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी रज़िया जो है कि 10 लड़कों के बराबर है। मेरी रज़िया से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मैं ये सोच रही हूँ मेरी जो गरीबी है मेरी बेटी निकाले। बस मैं ये सरकार से यही हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, बस मेरी बेटी के लिए इंसाफ मिले। हैरानी होती है ये देखकर कि ना पिछली सरकार ने मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़ाया और ना ही मौजूदा सरकार ने कोई मदद की, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तक करती है। तो फिर एक बेटी के साथ आखिर ऐसी नाइंसाफी क्यों? तो एक खिलाड़ी के साथ आखिर ऐसा धोखा क्यों? रज़िया भी इस पूरे तंत्र से सिर्फ यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर मुझे मेरा हक कब मिलेगा? सरकार चाहे कोई भी हो, इन खिलाड़ियों की अनदेखी क्यों हर बार होती है? क्या मौजूदा सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली अब तक? मैम कोई सरकार से कोई मुझे मदद नहीं मिली है, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। अभी तक दोनों में से किसी से भी कोई मदद नहीं मिली। अनिल विज साहब से बात करने की कोशिश की आपने? अभी तक तो नहीं की मैम, बट आई होप सो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, तो आपने अभी कोशिश की कि इस सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल सके? यहाँ के विधायक से आपकी कोई बात हुई हो? कोशिश तो की है मैम, पर सुनवाई अभी तक नहीं हुई है उस चीज़ के लिए। सुनवाई नहीं हुई, कोई मदद के लिए आगे नहीं नहीं। आया है। तो क्या चाहती हैं आप रज़िया? मैं चाहती हूँ कि जिस लेवल पे मैं हूँ उस लेवल की मुझे जॉब दी जाए, अच्छा कोच प्रोवाइड किया जाए, ताकि मैं और जितने भी मेरे भाई लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको भी उतना ही अच्छा सपोर्ट हो। हाँ, तो क्या आपके इस गेम में आने के बाद गांव वालों को भी इस गेम के लिए जो इंटरेस्ट है उनके दिल में दिलचस्पी बढ़ी है? ऑफ कोर्स बड़ी है। एक लड़का मेरे सामने ही है, हम लोग बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ताइक्वांडो के। मेरे गांव में कम से कम 5 या 6 बच्चे तो होंगे जो इस गांव से प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो उनकी इंस्पिरेशन आप हैं? आई होप सो। इंस्पिरेशन आप हैं क्योंकि आपने एक इस पे हालांकि एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी जो ज़मीन की तलाश कर रहे हैं वो नहीं मिल पाई है। वो सरकार अगर मदद करेगी तो मिल जाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल, मुझे सरकार से यही है उम्मीद कि मुझे जल्दी से जल्दी डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि पिछली सरकार में उन्होंने स्टेट लेवल के बच्चों को डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ कुछ भी लगा रखा है। कोई मेडल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर मेरे पास तो मेडल है, तो क्यों हमारे लिए नहीं है? कितने मेडल्स आपके पास हैं कुल रज़िया अब तक? 25 मेडल्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, कप, बहुत सारे हैं। कुल 25 मेडल्स अब तक हैं आपके पास, लेकिन कोई पदक लाओ पद पाओगी नीति आपका कोई कारगर साबित नहीं हुई। जी, कोई नीति अभी तक काम नहीं आई कि पदक लाओ और पद पाओ। ना ही इसमें ऐसा लिखा हुआ है उस नीति के अंदर कि आप ओलंपिक में मेडल लाइए, तो आपको पिछली सरकार में कौन सा ओलंपिक में बच्चों ने मेडल मार दिए थे जो उनको डीएसपी मिला हुआ है? भिवानी, रोहतक के बच्चे जो हैं। तो मेवात वालों के साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी क्यों? आपको लग रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है? ऑफ कोर्स नाइंसाफ़ी है। विकास के नाम पर भी नाइंसाफ़ी होती है और अब इसमें खिलाड़ियों की इससे अच्छा तो फिर हम ना खेले तो बेटर रहेगा, सन्यासी ले लेते इससे अच्छा तो। नहीं, लेकिन आप जारी रखना चाहती हैं खेलना? आप हमेशा इसके साथ जुड़े रहना चाहती हैं? जारी तो रखना चाहती हूँ, पर अभी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तभी। अच्छा, तो क्या अब आगे कुछ ऐसा है कि परिवार वाले भी कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट को कुछ तो सपोर्ट मिलना चाहिए? क्या किसी हिम्मत टूटती है परिवार वालों के भी सबको देखने के बाद? अम्मी अबू ने तो बहुत बार बोला है कि बेटा आप गेम मत छोड़ो। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं छोड़ देती हूँ, और यही रीज़न है कि अभी मेरा वेट भी बढ़ गया है। मेरा यही रीज़न है कि मैंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया है कि मुझे अब नहीं खेलना है, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी तो मेरा वेट बढ़ जाता है, 4 से 5 किलो आराम से बढ़ जाता है। अच्छा। अभी रमज़ान में मैंने छोड़ ही दिया था प्रैक्टिस करना, अब दोबारा से स्टार्टिंग करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको डीएसपी बनाया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स, मैं मेवात की अकेली लड़की हूँ तो मुझे बनाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को मुझे देखना चाहिए ताकि और लड़कियों को हिदायत मिले इस चीज़ से।
चलिए बिल्कुल, क्योंकि हम हर बार ये देखते हैं, ये गवर्नमेंट तो लड़कियों के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ भी लेकर आती है, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो मेवात की इस बेटी को भी आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए और यही उम्मीद रज़िया को भी है, ना सिर्फ रज़िया को बल्कि पूरे परिवार वालों को, बल्कि पूरे मेवात के लोगों को और आसपास के लोग भी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि रज़िया का ये सपना साकार हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ अकेले रज़िया का सपना नहीं है, पूरे मेवात का सपना है। 25 मेडल्स वो ला चुकी हैं, बहुत से पदक तो ले आई, लेकिन अब तक कोई पद नहीं मिल पाया। रज़िया का सपना तो सरकार ही साकार कर पाएगी, लेकिन एक और सपना भी है रज़िया का, जो देश की हर लड़की को साकार करना है, सेल्फ डिफेंस। आप सबको सीखना होगा ताकि महिलाएं न सिर्फ खुद की रक्षा कर सकें, बल्कि समाज को ये बता सकें कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और मुश्किल वक्त में वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। तो रज़िया अपने माता पिता की लाडली हैं, अपने भाई बहनों का गुरूर हैं और पूरे गांव वालों को भी उन पर नाज है, हो भी क्यों ना। इस बेटी ने विदेशों में अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है, अपने भारत का नाम रोशन किया है, जिसने उम्मीद ज़्यादा कुछ पहले नहीं की, लेकिन अब उम्मीद ज़रूर करती है वो सरकार से कि सरकार इसकी मदद करे, क्योंकि परिवार मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें परिवार को भी लगता है कि रज़िया ही दूर कर सकती है और उसी उम्मीद से पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है और रज़िया भी ये संघर्ष कर रही है और बस इतनी सी गुहार लगा रही है सरकार से कि मेरी भी मदद करो, कम से कम जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो तो मुझे दो, जिसकी मैं हकदार हूँ कम से कम वो तो मुझे मिले। उम्मीद हम भी करते हैं कि सरकार रज़िया की मदद करे, उनको सरकारी नौकरी दे जो कि उनका हक है। खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और खिलाड़ी से आपकी करवाएंगे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।